एक लड़की जिसके पास पहले काफी ज्यादा अमीरी थी, लेकिन अब वो अचानक से गरीब हो गई है और उसके बाद वह अपनी बहन के घर जाती है उससे मदद मांगने के लिए। लेकिन वहां पर जाने के बाद बहन को पता चल जाता है कि वह यहां पर आई है और उसके बाद बहन दरवाजा नहीं खोलती है। ये लड़की दरवाजे पर जोर जोर से पीट रही है और उसे आवाज लगा रही है, लेकिन बहन अंदर से बिल्कुल भी दरवाजा नहीं खोलती है। और जब ये सब कुछ ये लड़की देखती है तो वहीं पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है दरवाजे के बाहर ही। अब यहां पर ये सब कुछ चल ही रहा था, लेकिन इतनी ही देर में एक बहुत ही अमीर लड़का जो एक बहुत बड़ी गाड़ी में आता है और आने के बाद एकदम से वहां पर आकर उस लड़की से कहने लगता है कि बहन तुम यहां क्या कर रही हो, चलो तुम मेरे साथ। अब यहां पर ये लड़की इस लड़के को बिल्कुल भी नहीं जानती है और वह लड़का उसे बहन कह रहा है, तो वो उससे पूछने लगती है कि कौन हो तुम और तुम मुझे कैसे जानते हो। तो यहां पर वह लड़का कहता है कि शायद तुम मुझे तो नहीं जानती होगी, लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अच्छी तरह से जाना पहचाना करता था। कौन था वह लड़का और किस वजह से इस लड़की को जानता था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली के अंदर एक करोड़पति व्यक्ति रहा करता है जिसका नाम है रणविजय। रणविजय के पिता के पास ढेर सारी दौलत थी और उन्होंने शहर के अंदर ढेर सारे मकान ले रखे हैं, अपना फार्म हाउस भी है और वो अच्छी तरह से एक लग्जरी लाइफ जिया करते हैं। यहां तक कि आलम यह था कि दिल्ली के 5 स्टार होटलों में उनके लिए पहले से टेबल रिजर्व रहा करती थी और जहां पर इनका मन किया करता वहां पर जाकर ये खाना खाया करते। रणविजय की एक पत्नी होती है और उसकी एक बेटी होती है जिस बेटी का नाम होता है मधुबाला। अब मधुबाला ने बचपन से अपने घर में अमीरी देखी थी और वो इसी तरह से जिया करती थी। यहाँ पर जो मधुबाला होती है उसे अमीरी का बहुत ज्यादा घमंड हुआ करता है और वह गरीब लोगों से नफरत सी किया करती है। लेकिन वहीं पर जो मधुबाला के पिता होते हैं रणविजय, वह एक बात से काफी ज्यादा परेशान रहा करते थे। दरअसल जब मधुबाला का जन्म हुआ था तो उसके बाद डॉक्टर साहब ने बोल दिया था कि आपकी पत्नी को और बच्चे नहीं हो सकते और आपको इसी को अपना बच्चा रखना होगा। इस बात को सोच सोचकर वह काफी ज्यादा परेशान रहा करता था कि उसका कोई भी बच्चा नहीं है और उसे क्या करना चाहिए। इसी बात के चलते उसे शराब की लत लग जाती है और शराब की लत के चलते वह बिल्कुल भी अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं देता है और इसी कारण से धीरे धीरे उनके बिजनेस में घाटा आने लगता है और वह बिजनेस पूरी तरह से बंद हो जाता है जो कभी उसके पिताजी ने स्टार्ट किया था और उसी की वजह से वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। धीरे धीरे कुछ और समय बीतता है और समय के साथ साथ यहां पर जैसे ही मधुबाला बड़ी होती है और स्कूली पढ़ाई करने के बाद डिग्री करना चाहती है तो उसके बाद यहां पर उसके पिता डिग्री में एडमिशन तो करा देते हैं, लेकिन अब उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा है और वह तो अपनी जमीनों को बेच बेचकर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। अब यह बात अंदर ही अंदर रणविजय को काफी ज्यादा परेशान किया करती थी और शराब की लत के चलते वह कई दिन तक घर से बाहर भी रहा करते थे क्योंकि उनके दिमाग में काफी ज्यादा टेंशन चली हुई थी। धीरे धीरे जो मधुबाला होती है उसकी डिग्री भी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन जब तक उसकी डिग्री कंप्लीट हुई थी तब तक उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। जिस घर के अंदर वो लोग रहा करते थे उस घर को भी पिताजी ने बेच दिया था और बेचने के बाद उन पैसों को लेकर एक किराए के घर में जाकर शिफ्ट हो गए थे। अभी तक भी वो ठाठ से रहा करते थे, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो लोग उस घर के अंदर रहने लगते हैं तो वहां पर रहते रहते धीरे धीरे उनके वो पैसे भी खत्म होने लगते हैं जिन पैसों को घर को बेचने के बाद उन्होंने अपने पास रखा था, क्योंकि शराब तो वो पिया ही करते थे और ऊपर से घर के खर्चों को भी चलाया करते थे। जैसे वो पैसे खत्म होते हैं तो उसी दौरान यहां पर जो रणविजय होते हैं मधुबाला के पिता, उनकी भी मौत हो जाती है क्योंकि शराब पीने के कारण उसने सारा कुछ बर्बाद कर दिया है और जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है तो वह अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगते हैं और इसी बात को सोच सोचकर एक दिन उन्हें हार्ट अटैक आता है और वह इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब उस किराए के घर के अंदर केवल 2 जने रह गए थे, एक तो मां रह गई थी जो रणविजय की पत्नी थी और एक खुद मधुबाला रह गई थी जिसे अमीरी का काफी ज्यादा घमंड था। अब उसने पढ़ाई लिखाई तो कर ली थी, बहुत ही महंगे कॉलेज थे, लेकिन वो पढ़ने लिखने में ज्यादा होशियार नहीं थी। तो इसके बाद जब यहां पर पिता का साया सर से उड़ जाता है तो यहां पर जो मधुबाला होती है वह अपनी मां से कहती है कि मां आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, अब तो मेरे पास डिग्री भी है तो कहीं ना कहीं मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन मां को अपने पति के जाने का बहुत ज्यादा गम था और इसी गम के कारण वह एकदम से सुध-बुध-सी खोकर उस घर के अंदर रहा करती है। अब मधुबाला को अपना परिवार संभालना था तो इसी वजह से जो मधुबाला होती है वह एक स्कूल में नौकरी के लिए अप्लाई करती है, लेकिन वहां पर उसकी नॉलेज बिल्कुल जीरो थी क्योंकि उसे अमीरी का घमंड था और उसके पिता ने ज्यादा पैसे देकर उसे डिग्री दिलाई थी। लेकिन यहां पर जो मधुबाला
होती है उसे इस बात का आभास नहीं था कि अगर उसे नौकरी चाहिए तो उसे टैलेंट दिखाना पड़ेगा, और टैलेंट उसके पास बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद यहां पर जो मधुबाला होती है और कई जगह पर ट्राई करती है, और ट्राई करने से उसे एक प्राइमरी स्कूल में जॉब मिल जाती है, जो कि बच्चों को पढ़ाने की जॉब थी। वह भी प्ले स्कूल के बच्चे जो कि अभी अभी स्कूल में आना स्टार्ट करे थे, उनको अच्छी तरह से देखना था और देखने के बाद उनकी पढ़ाई लिखाई करवानी थी। यहां पर मधुबाला को यह जॉब अच्छी तो नहीं लगती है, लेकिन फिलहाल कंडीशन ऐसी होती है जिनके कारण उसे जॉब करनी पड़ती है। यहां पर कुछ गरीब लोगों के बच्चे भी पढ़ा करते हैं जो कि मिडिल क्लास हैं, और वो आकर कभी कभी मधुबाला को खरी खोटी सुना दिया करते, और इस बात से मधुबाला को बड़ा ही गुस्सा आता है, क्योंकि उसने बहुत ही लग्जरी लाइफ जी है, लेकिन अब मजबूरी के कारण उसे यह काम करना पड़ रहा है, और यहां पर उन लोगों की बात उसे सुननी पड़ती है। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है, लेकिन कुछ समय बाद जो मधुबाला की मां होती है वह भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, और अब मधुबाला अकेली उस किराए के घर में रह गई थी और वहीं पर रहकर अपना समय व्यतीत करने लगती है। मधुबाला को कभी कभी अपने परिवार की याद आया करती है, लेकिन वो ये सोचकर रह जाती है कि जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता, और इसी तरह से अपने जीवन को जीती रहती है। लेकिन तभी अचानक से लॉकडाउन का समय आता है, और लॉकडाउन के समय में जो स्कूल थे वो पूरी तरह से बंद हो गए थे, और जो प्राइवेट स्कूल वाले थे उन्होंने टीचरों को नौकरी से निकाल दिया था। अब टीचर नौकरी से निकल गए थे तो मधुबाला को भी नौकरी से हटा दिया जाता है, और इसके बाद वह अपने उस किराए के घर में रहने के लिए मजबूर हो जाती है। अब स्टार्टिंग में तो वो सोचती है कि कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद मैं दोबारा से नौकरी करूंगी और अपने जीवन को सहजता से जीने लगूंगी। लेकिन धीरे धीरे ये कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, और इसके बाद जो मधुबाला होती है उसके पास खाने पीने का सामान तक खत्म हो जाता है। जब उसके पास खाने पीने का सामान तक भी खत्म हो जाता है तो उसके बाद मधुबाला को याद आती है अपने चाचा की लड़की की, जो चाचा की लड़की को कभी इसने गरीब कहकर संबोधित किया था और कहा था कि देख मेरे पास ये सामान है और तुम्हारे पास ये बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि यहां पर जो मधुबाला होती है वो अपने पिता की इकलौती लड़की थी, तो उसी वजह से जो उसके पिता होते हैं वो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया करते हैं, और इसी वजह से उसके सभी शौक मौजों को पूरा किया करते हैं। जब भी कभी उसके चाचा की लड़की उसके पास खेलने के लिए आया करती थी तो यहां पर मधुबाला अपने व्यवहार के अनुकूल ही उसके सामने अमीरी का घमंड झाड़ा करती, और इस बात का अंदर ही अंदर उसके चाचा की लड़की को बहुत बुरा लगता है। अब जैसे ही मधुबाला मदद मांगने के लिए उसके घर पर जाती है और वहां जाकर दरवाजा खटखटाने लगती है, तो उसके चाचा की लड़की की अब शादी हो चुकी है, और वह मधुबाला से पहले ही काफी ज्यादा जला फुका करती थी। और जब मधुबाला दरवाजे पर जाकर मदद की गुहार लगाती है तो उसके बाद वह दरवाजा नहीं खोलती। उसका पति दरवाजा खोलना चाहता है, लेकिन वो मना कर देती है, कहती है कि अब इसके पास है ही क्या और इससे क्या बात करना, क्योंकि गरीब लोगों से हम ज्यादा बात नहीं किया करते। ये बातें मधुबाला को दरवाजे के बाहर से ही सुन जाती हैं, और इन बातों को सुनने के बाद जो मधुबाला होती है वो एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है, और वहीं पर बैठकर फूट फूट कर रोई जा रही थी। लेकिन तभी जब वह रो रही थी तो उसी दौरान वहां पर एक बहुत बड़ी कार आती है, जिस कार के अंदर एक 25 साल का युवा लड़का था जो कि बहुत ही अमीर दिखाई दे रहा था। उसके अच्छे खासे कोट पैंट थे, और जैसे वो यहां पर आकर मधुबाला को सीढ़ियों पर बैठा हुआ देखता है तो उसके बाद वह एकदम से अपनी गाड़ी से उतरता है, और उतरने के बाद पूछने लगता है क्या आप ही का नाम मधुबाला है। तो इस बात को सुनकर मधुबाला रोते हुए हाँ में सर हिलाती है, और इसके बाद यहां पर जो लड़का होता है जिसका नाम संजय होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर आपका नाम मधुबाला है तो आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको अपने साथ ले जाना चाहता हूं। अब इस बात को सुनकर मधुबाला एकदम से हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि कौन है, क्योंकि आज तक उस व्यक्ति को मधुबाला ने कभी भी नहीं देखा था, और वो अचानक से आकर उसे अपने साथ ले जाने के लिए बात कर रहा है। तो इसके बाद वो पूछने लगती है कि क्या हुआ, किस वजह से तुम मुझे अपने साथ ले जा रहे हो। तो यहां पर जो वह व्यक्ति होता है वो कहने लगता है देखो आप तो मुझे नहीं जानती होगी, लेकिन मैं आपको भली भांति जानता हूं। आपके पिता का नाम रणविजय था ना, और वो बहुत ही अमीर व्यक्ति थे। तो इस बात को सुनकर मधुबाला हाँ में सर हिलाती है। तो वो कहने लगता है कि देखो मुझे आप अपना भाई समझो, और मैं आपको अपनी बहन की तरह अपने पास रखना चाहता हूं, और मुझे पता है कि आपके साथ क्या क्या हुआ है और आप बहुत ज्यादा परेशान हो, तो इसी वजह से आपको मेरे साथ चलना होगा। इसके बाद जो मधुबाला होती है वो थोड़ी देर तक कुछ सोचती है, और सोचने के बाद उस गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठने के बाद वह उस व्यक्ति से पूछने लगती है कि अब तो बता दो कि आप कौन हो और आप मुझे कैसे जाने करते हो। तो इसके बाद जो गाड़ी होती है वो चलती रहती है, और यहां पर जो लड़का संजय होता है वह उसे कहानी बताने लगता है। वह कहानी किसी और की नहीं, उसके बचपन की कहानी थी। दरअसल जब यहां पर जो संजय होता है वह 8 साल का होता है, तो उसके माता पिता इधर उधर से कबाड़ा बीना करते थे, और वो लोग रोड किनारे एक झुग्गी बनाकर रहा करते थे। लेकिन संजय जो होता है वो पढ़ाई लिखाई पर कुछ ज्यादा ही गौर दिया करता था, और जब भी उसे कहीं पढ़ने लिखने का टाइम मिला करता तो वह पढ़ाई लिखाई किया करता। माता पिता पहले कुछ दिन बच्चे को पढ़ाने लिखाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ दिनों में उन्हें एहसास हो जाता है
है कि ये सब कुछ उस बच्चे के भाग्य में नहीं है, तो इसी वजह से वो अपने बेटे संजय को पढ़ाई लिखाई को बंद कराकर उसे एक होटल पर लगा देते हैं, जिस होटल के अंदर उसे खाना इधर से उधर पहुंचाना था और जब टाइम मिल जाए तो उसके बाद प्लेटों को साफ करना था। अब 8 साल का जो संजय होता है वह एक होटल पर इसी काम को किया करता था और तभी वहां पर एक दिन शाम के समय एक गाड़ी के अंदर एक अमीर व्यक्ति आता है जो कि होटल के बाहर अपनी गाड़ी को लगाता है और वहां से खाने के लिए कुछ खाना मंगाता है। अब जैसे ही मालिक को यह पता चला कि अमीर व्यक्ति आया है तो उसके बाद यहां पर जो मालिक होता है वो संजय को खाना लगाकर दे देता है और कहता है कि फलानी गाड़ी में जाकर खाना दे दो। अब इसके बाद जो संजय होता है वह उस खाने को ले जाकर उस गाड़ी में दे देता है और यहां पर जो रणविजय होता है वो कहने लगता है कि ठीक है बेटा तुम जाओ, मैं बाद में कुछ और सामान मंगाना होगा तो दोबारा से बुला लूंगा। इसके बाद जो संजय होता है वह वहां से वापस लौट जाता है और यहां पर जो वह गाड़ी वाला होता है वो कई ढेर सारे सामान उससे मंगाता है, छोटे छोटे, जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक हो गई या सिगरेट हो गई, इस तरह के सामान वह होटल से मंगाता है। और जैसे ही अंत के दर्जे बिल पूछने का टाइम आता है तो यहां पर जो संजय होता है वो एकदम से हिसाब लगाकर उसे बता देता है कि आपके इतने रुपए हो गए। अब इस बात को सुनकर जो रणविजय होता है जो कि शराब के नशे में है वो एकदम से हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि 8 साल का बच्चा इतनी जल्दी इतने सामानों के हिसाब कैसे लगा सकता है। तो वह कहने लगता है कि बेटा कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हो रही। तो उसके बाद वो कहता है कि नहीं साहब, मुझे पक्का विश्वास है और बिल्कुल मैं सही हिसाब लगा रहा हूं, आप बेशक से हिसाब लगा लीजिए। और ऐसा कहते ही यहां पर जो संजय होता है वह फटाफट उन सभी सामानों के रेट बताकर उसे हिसाब लगवाने लगता है और हिसाब एकदम से सटीक बैठता है। अब यहां पर वह उसे पैसे तो दे देता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही संजय वहां से पैसे लेकर होटल मालिक के पास जाता है तो वह भी उसके पीछे पीछे होटल मालिक तक पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद वह होटल मालिक से पूछने लगता है कि यह लड़का कौन है और ये तो पढ़ने लिखने में शायद ज्यादा ही होशियार है और तुम इसे होटल पर काम क्यों करवा रहे हो। तो उसके बाद होटल मालिक बताता है कि साहब ये एक कबाड़े बीनने वाले का लड़का है और इनके पिता के पास इतने पैसे नहीं है कि ये इसे पढ़ा लिखा सके। ये बेचारा होटल पर ही काम किया करता है, लेकिन इसका दिमाग काफी ज्यादा तेज है क्योंकि पढ़ने लिखने में ये सभी को पीछे छोड़ सकता है। लेकिन अब क्या करें, इसकी बेचारे की किस्मत ही ऐसी है, तो हम इसमें कर भी क्या सकते हैं। यह बात कहकर होटल मालिक अपने काम में लग जाता है और उसके बाद यहां पर जो रणविजय होता है वह उस बच्चे की तरफ देखकर बहुत कुछ उसके बारे में सोचने लगता है। यहां से वह सीधा उस बच्चे के पास जाता है और उससे उसके माता पिता के बारे में पूछने लगता है। तो यहां पर जो संजय होता है वह उसे अपने माता पिता के बारे में बताता है और जब वह पढ़ाई के बारे में पूछता है कि तुम्हें पढ़ाई अच्छी लगा करती है तो संजय झट से हां में सर हिलाता है और कहता है कि पढ़ाई तो मुझे बहुत अच्छी लगा करती है, लेकिन क्या करूं, मां बाबूजी के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो लोग मुझे पढ़ा सके। इस बात को सुनकर यहां पर जो रणविजय होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वह अपने बेटे की वजह से ही शराब पिया करता था। तो वह सोचने लगता है कि कोई बात नहीं, मेरा बेटा ना सही लेकिन इस बच्चे की थोड़ी सी अगर मैं मदद कर दूं तो इसका जीवन तो सुधर सकता है। यही सोचकर जो रणविजय होता है उससे उसे उसके माता पिता के पास ले जाने के लिए कहता है। तो शाम का समय था, माता पिता उसी झुग्गी के अंदर थे जिस झुग्गी के अंदर संजय रहा करता था और यहां पर वह रणविजय को लेकर धीरे धीरे उस झुग्गी तक पहुंच जाता है। रास्ते में वो ढेर सारी बातें करते हैं और इन बातों के दौरान यहां पर जो रणविजय होता है उसे उस बच्चे का व्यवहार बड़ा ही अच्छा लगता है। जैसे ही यहां पर रणविजय उस झुग्गी के अंदर जाता है तो वहां पर उसके माता पिता से कहने लगता है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाओ, इस तरह से इसकी जिंदगी बर्बाद मत करो क्योंकि ये पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है। तो वो लोग हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं कि साहब चाहते तो हम भी हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख जाए, लेकिन क्या करें, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। हम दोनों पति पत्नी कबाड़ा इकट्ठा किया करते हैं और उसको बेचकर जो पैसे हमें मिल जाया करते हैं वो तो हमारे खाने पीने के काम में आ जाया करते हैं, लेकिन फिर भी कभी जब कभी कोई बीमार हो जाया करता तो उसके लिए भी पैसे चाहिए होते हैं और अगर हम बच्चे को पढ़ाएं तो हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते हैं। इस बात को सुनकर जो रणविजय होता है वह उनसे कहने लगता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो पैसा आपको मैं दे दूंगा, लेकिन आपको इस बच्चे को पढ़ाना होगा। इसके बाद यहां पर जो रणविजय होता है वह अपने पास से तकरीबन 20,000 रुपए निकालता है और उनको यहां पर जो संजय के माता पिता होते हैं उनके हाथ में थमा देता है। कहता है कि ये लो पैसे, लेकिन आज के बाद ये लड़का होटल पर काम नहीं करेगा और तुम्हें इसे अच्छी तरह से पढ़ाना लिखाना है और मैं बार बार आकर तुम्हें पैसे देता रहूंगा, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो रणविजय जी होते हैं वो बार बार उनके पास आया करते और उनको पैसा दिया करते और उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई करा देते हैं। जब उसकी स्कूली पढ़ाई हो जाती है तो उसके बाद यहां पर जो संजय होता है वह भी सभी बातों को समझता है और इसके बाद जो संजय होता है वह खुद से काम करके अपनी आगे की पढ़ाई करने लगता है। कुछ दिनों में उसकी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट होती है और अब तक जो रणविजय जी होते हैं वो इनके घर पर नहीं आया करते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई करने के बाद यहां पर जो संजय होता है वह एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी पकड़ता है और नौकरी पकड़ने के बाद अपने माता पिता को उस झुग्गी से उठाकर एक बहुत ही अच्छे से घर में रखने लगता है, क्योंकि जिस कंपनी में उसकी नौकरी लगी थी उस कंपनी की तरफ से उसको घर दिया गया था, क्योंकि यहां पर जो संजय होता है वह काफी ज्यादा टैलेंटेड था। इसके बाद वह अच्छी तरह से वहां पर काम करने लगता है और यहां पर पूरी तरह से वो रणविजय
रणविजय को भूल सा ही गया था, क्योंकि उसे अपने परिवार के लिए रोटी कमानी थी और इसी भागा दौड़ में उसे याद तो था कि रणविजय नाम के व्यक्ति से उसे मिलना है, लेकिन अब उसके सर पर कंपनी की जिम्मेवारी है, तो इसी वजह से वह एक दिन भी मिस नहीं कर सकता और दिन रात एक करके उस कंपनी के लिए काम करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जैसे लॉकडाउन लगता है तो लॉकडाउन में सभी कंपनी वगैरह बंद हो गई थी और इसके बाद घर से काम करने के लिए बोला गया था। तो यहां पर जैसे ही घर से काम करने के लिए बोला जाता है तो अचानक से संजय को रणविजय की याद आती है और उसके बाद वह अपने माता पिता से कहकर रणविजय से मिलने के लिए पहुंच जाता है। रास्ते में चलते हुए वह ढेर सारी बातें सोच रहा था, क्योंकि रणविजय जब भी वहां पर आया करते तो संजय से काफी देर तक बातें किया करते, उसको अपने परिवार के बारे में बताया करते। भले ही वो नशे में रहा करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी का जिक्र उससे भी किया था और कहा था कि मेरी परी जैसी बेटी है और वो भी पढ़ाई कर रही है और वो भी तुम्हारी तरह ही कामयाब हो जाएगी। इन बातों को सोचते सोचते जैसे वो उसके घर पर पहुंचता है, जिस एड्रेस के बारे में उसे पता था, तो वहां से उसे पता चलता है कि वो लोग तो काफी दिनों पहले इस घर को बेचकर चले गए और अब वो लोग एक किराए के घर में रहा करते हैं। तो उनसे उस किराए के घर का पता चलता है और यहां पर आकर जब ये इस घर पर ताला देखता है तो उसके बाद अड़ोसी पड़ोसी से पूछने लगता है। तो वो लोग यहां पर उसे मधुबाला की पूरी कहानी बता देते हैं कि किस तरह से उनके पिता की भी मौत हो गई है और उसकी मां की भी मौत हो गई है और वो अब अकेली है। फिलहाल वह अपने किसी रिलेटिव के यहां पर गई है मदद मांगने के लिए और वह बता रही थी कि मैं फलानी जगह जा रही हूं क्योंकि वहां पर मेरी चाचा की लड़की रहा करती है। यह सब कुछ पड़ोस में रहने वाली एक महिला उसे बता देती है, क्योंकि अक्सर वह उससे बातचीत किया करती थी और उसे उसके बारे में सब कुछ पता था। तो इसके बाद जो संजय होता है वो अपनी गाड़ी लेकर वहां पर पहुंचता है और वहां से मधुबाला को बिठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। मधुबाला जब इस पूरी कहानी को सुनती है, अपने पिता के उस दूसरे रूप को देखती है, तो एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अब तक वह पिता को बुरा भला सोचा करती थी, क्योंकि पिता ने उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जिसके सहारे से वह अपने जीवन को जी सके और उसने तो सारा कुछ शराब में बर्बाद कर दिया। लेकिन जब संजय वहां पर आ गया है तो उसके बाद वह अपने पिता से मन ही मन माफी मांगने लगती है और सोचती है कि पिताजी मैं गलत थी, आप तो बहुत अच्छे इंसान निकले, अब आपका दर्द ही ऐसा था तो आप करते भी क्या। अब इसके बाद जो गाड़ी होती है वह संजय के घर पर जाकर रुकती है, जो कि अच्छा खासा बना हुआ था और उसके अंदर कार पार्किंग की भी जगह थी। संजय अपनी गाड़ी को लेकर घर के अंदर घुसता है और उसके बाद मधुबाला को उतारकर वहां से सीधा अपने माता पिता के पास ले जाता है। और जब माता पिता मधुबाला को देखते हैं तो पूछने लगते हैं कि बेटा ये कौन है। तो जो संजय होता है वह पूरी कहानी अपने माता पिता को बताता है। जब माता पिता ये सुनते हैं कि रणविजय, जिन्होंने इनके बेटे को इतना काबिल बनाया कि उन लोगों को झुग्गी से उठाकर उसने इस महल जैसे घर में बैठा दिया, वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसके बाद वो लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं। यहां पर जो मधुबाला होती है वह भी इस फैमिली को देखकर फूट फूट कर रोने लगी थी। और उसके बाद यहां पर जो संजय की मां होती है वो कहने लगती है कि बेटी आज से तुम हमारी बेटी हो और तुम इसी घर के अंदर रहोगी। जब तुम्हारी ऐसी हालत है तो तुम्हें बिल्कुल भी किराए के घर में रहने की जरूरत नहीं है, ये हमारा घर है ना, इसके अंदर तुम रहो और तुम्हारे आज से हम माता पिता की तरह देखरेख करेंगे, क्योंकि हमारे बेटे की देखरेख तुम्हारे पिता ने की थी और ये तुम्हारे पिता का ही एहसान है। इसमें बिल्कुल भी तुम ये मत सोचना कि हम तुम पर कोई एहसान कर रहे हैं। इस बात को सुनकर मधुबाला पहले तो मना करती है, लेकिन यहां पर जो संजय की मां होती है वो एकदम से उसे सौगंध चढ़ा देती है और कहती है कि बेटी तुझे मेरी कसम है, अगर तूने एक बार मना भी किया तो उसके बाद यहां पर जो मधुबाला होती है उस घर के अंदर रहने लगती है। और लगभग 1 साल बाद ही यहां पर जो संजय के माता पिता होते हैं वह एक अच्छा सा लड़का देखकर मधुबाला की उसके हिसाब से शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद आज जो मधुबाला है वो अपने घर के अंदर रहा करती है, लेकिन बार बार संजय को अपना भाई मानकर उसे राखी बांधने के लिए भी आया करती है और भैया दूज पर भी उसे खाना खिलाने के लिए आया करती है। संजय भी अपनी बहन को अच्छी तरह से माना करता है और बार बार वो उससे मिलने जुलने के लिए जाया करता है और पूछा करता है कि बहन तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिलहाल के समय में संजय की भी शादी हो चुकी है और उसको अभी अभी एक बच्चा हुआ है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।